स्वच्छ ऊर्जा को विश्व की राह दिखाता भारत। आदित्य सिन्हा, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर भारत की सफलता दर्शाती है कि यह उसके संबंधित बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है तो दुनिया भी इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन की निरंतर विकराल होती चुनौतियों के बीच स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने को लेकर कोई दुविधा नहीं है। इसके बावजूद यह चर्चा जीवाश्म ईंधन और रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर अनावश्यक द्वंद्वों में फंसी है। इसमें ऊर्जा परिदृश्य पर संक्रमण की जटिलता को अनदेखा किया जा रहा है और यह स्थिति ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से अधिक देखने को मिल रही है। आवश्यकता जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से त्यागने की नहीं बल्कि उस पर निर्भरता घटाने की संतुलित नीति एवं गैर जीवाश्म ईंधनों से रणनीतिक निवेश बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की है। सौर, पवन, जल, परमाणु और जैव ऊर्जा में निवेश इस प्रणाली के मूल रूप में होने वाले चाहिए उल्लेखनीय है। बीते एक दशक में सौर और पवन ऊर्जा की लागत 80% से भी अधिक घट गई है। इसके चलते कई क्षेत्रों में सौर पवन ऊर्जा की लागत कोयले और गैस से बनने वाली बिजली से भी किफ़ायती हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा कीमतों में स्थायित्व प्रदान के साथ ही ऊर्जा स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद इनमें लागत लगभग नगण्य रह जाती है। ऐसे कुछ लाभ जिनके जीवाश्म ईंधन कभी बराबरी कर ही नहीं सकते। ऐसी क्षमताओं से भू राजनीतिक गतिरोध से भी सहजतापूर्वक निपटा जा सकता है क्योंकि ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में तनाव भड़कने से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में निवेश करने वाले देश ऐसी अस्थिरता से बचे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना इसलिए और अनिवार्य हो गया है क्योंकि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अकेले जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी करीब 3/4 है। इतने व्यापक लाभ के बावजूद यह एक तथ्य है कि विकसित देश भी स्वच्छ ऊर्जा को अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती स्तर पर बढ़त हासिल करने के बाद यूरोपीय संघ के कदम भी इस मोर्चे पर ठिठक गए। उन्होंने राजनीतिक दबाव, कीमतों को लेकर चिंता और कार्बन नियमों को लेकर बढ़ते विरोध जैसे पहलू प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अमेरिका में भी अभी भी 60% से अधिक बिजली जीवाश्म ईंधन से पैदा हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि जो देश जलवायु संकट बढ़ाने के लिए सबसे कम जिम्मेदार उन पर भी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के दबाव है और वह भी उन्हें न्यूनतम समर्थन दिए बिना। इसके विकासशील देशों के लिए असंभव सी स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील सहित अफ्रीकी देश एक अच्छे बड़े हिस्से के समक्ष दोहरी चुनौती दस्तक देती हैं। एक और उन्हें कार्बन फुटप्रिंट घटाना और तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, लोगों को रोजगार दिलाना और करोड़ों लोगों को अभी भी गरीबी के दायरे से बाहर निकलने के लिए आसान अपनी आर्थिक का दायरा भी बढ़ाना है। स्वाभाविक है इन देशों के औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार से ऊर्जा की मांग और बढ़ेगी। इस परिदृश्य में भारत की उपलब्धियां उल्लेखनीय। इस साल जून तक देश में कुल स्थापित बिजली क्षमता में 50.08% हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा की हो गई। यह पड़ाव पेरिस समझौता के अंतर्गत नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC की प्रतिबद्धता के लिए इस निर्धारित लक्ष्य से 5 साल पहले ही पार हो गया। इसमें सौर, पवन बिजली, जैव, परमाणु और शामिल है। कुल मिलाकर 484.82 गीगावाट स्थापित क्षमता में इस नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी 242.78 गीगावाट हो गई है। यह किसी भी विकासशील देश के लिए बहुत दुर्लभ मामला है जिसने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य से पहले ही ऐसी सफलता प्राप्त की। इससे नीतियों की अहम भूमिका रही है। जहां PM कुसुम, PM सूर्य घर जैसी योजनाओं ने सौर ऊर्जा को अपनाया, एक साथ बनाया, वही सोलर पार्क और विंड कॉरिडोर स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को लुभाने में सहायक बने। जैव ऊर्जा के विस्तार ने ग्रामीण आर्थिकी को संबल दिया। यही कारण है कि G20 देशों में भारत न्यूनतम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाला देश बना हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के मोर्चे पर ऊंची छलांग लगाई। भारत की रणनीति में बहुत व्यवहारिक है। वह जीवाश्म ईंधनों से एकाएक पीछा नहीं छुड़ा रहा है। कोयला और गैस आधारित संयंत्र अभी भी प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बना हुआ है।
चूँकि भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्मीय क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसे ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, क्लीन टेक मटेरियल रीफाइनेंसिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आधुनिक ईंधनों में निवेश करना होगा। चीन भी ऐसी ही क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहा है। वह सोलर पैनल, विंड टर्बाइन जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे अधिक बड़ा उत्पादन बन गया है। फिर भी इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसकी आधी से अधिक बिजली अभी भी कोयले से बनती है। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार जरूरी है, पर वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है और जीवाश्म ईंधनों के निरंतर होते विस्तार से उत्सर्जन भी सतत रूप से बढ़ता रहेगा। ऐसी स्थिति में सभी के लिए कोई एक ढांचा कारगर साबित नहीं हो सकता। समझना होगा कि जीवाश्म ईंधनों से रातों रात मुक्ति नहीं पाई जा सकती, लेकिन उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर संसाधन बढ़ाने होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय नीति भी बदलाव जरूरी है। इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से लेकर तकनीकी हस्तांतरण की नीति न केवल उदार बनानी होगी, बल्कि कई जटिल पहलुओं को भी ध्यान रखना होगा। भारत को सफलता इस मामले में उम्मीद जताती है। यदि भारत यह लक्ष्य हासिल कर सकता है तो दुनिया भी उस दिशा में आगे बढ़ सकती है। एआई के बढ़ते फर्जी कंटेंट की समस्या। डॉक्टर संजीव वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक आधी सदी से मौजूद है, लेकिन अभी 2022 से इसे चैट जीपीटी के रूप में एआई ने जब से शोर पकड़ा, तब से यह आशंका जोर से फैल रहा है। आशंका यह है कि यह तकनीकी हमारी नौकरियां छीन लेगी। इसका खतरा तो साफ दिखने लगा है, लेकिन यह तकनीकी हमारी मौलिकता का विकल्प बनेगी। इसकी एक जवाब उस पश्चिमी ने हाल ही में दिया जहां वह तकनीकी एआई जन्मी है। यूट्यूब और फेसबुक को यह समझ में आ गया है कि यह कोई कंटेंट पैदा करने में एआई ने जितनी मदद की है, वह हर पेशे से जुड़े व्यक्ति के लिए काम जितना आसान बनाया। अब इसके चलते फर्जी, नकली और दोहराव वाले कंटेंट की समस्या भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म और इन पर मौलिक कंटेंट डालने वालों के अलावा इनके उपभोक्ताओं इनकी वजह से परेशान हो गए हैं। वैसे तो इसी एक सहूलियत माननी चाहिए। एआई टूल्स की मदद से कोई भी शख्स बिना खुद वीडियो बनाए वॉइस ओवर और स्लाइड डेशो या स्वचालित टेक्स्ट के जरिए कुछ ही समय में सैकड़ों हजारों वीडियो बना सकता है। लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल कर हजारों लाखों लोग बिना कोई मेहनत किए नकली, फर्जी और चर्चित नामों पर सहारा लेकर दोहराव वाले वीडियो भी बना रहे हैं और यूट्यूब, फेसबुक पर वास्तविक रचनाकारों को चुनौती दे रहे हैं। इससे यूट्यूब, फेसबुक पर बिना किसी इंसानी मेहनत के बनाए एआई वीडियो का भी बाढ़ आ गई है। कुछ अंशों में मौलिकता को सपोर्ट करने वाले इन मंचों को भी इससे अपनी गुणवत्ता गिराने का खतरा महसूस हो रहा है। दूसरे इन देखने वाले हैं कि इनमें दिलचस्पी कम होती जा रही है। इन्हीं कारणों से इधर यूट्यूब और फेसबुक ने मुख्य रूप से एआई से बने नकली और महज दिखाने वाले, कम मेहनत करने वाले कंटेंट की रोकथाम के लिए कमर कस ली है। यूट्यूब ने जो नियम लागू किए उनमें ऐसे कंटेंट की मोनेटाइजेशन रोक दिया जाएगा जिन्हें सिर्फ एआई से बनाया गया है, या सिर्फ जिन्हें बनाने में कोई इंसान मेहनत नहीं लगा, अथवा जो सिर्फ कंटेंट को दोहराव हैं जिनमें कोई नयापन या मौलिकता नहीं है। यही नहीं, बार बार ऐसी कंटेंट परोसने वाले यूट्यूब चैनल इसके प्लेटफॉर्म से हटा दिए जाएंगे। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जो विशेष उपाय किए उनसे पता चला कि मंचों पर मौजूद एआई से बनी फर्जी तस्वीरें, डीपफेक वीडियो और एआई वाली नकली आवाज़ों की पहचान करते हुए उन पर एआई जनरेटर लेबल लगाया जाएगा। इस काम में गूगल, ओपन एआई, चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट समेत तमाम बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तकनीकी उद्योग के नए मानक बनाए जा रहे हैं। इन मानकों में एआई कंटेंट पर नहीं दिखने वाले वाटर मार्क लगाने की व्यवस्था होगी। साथ ही ऐसी तकनीक बनाई जाएगी जिसकी मदद से एआई से बने कंटेंट को तेजी से जांच और हटाया जा सके। एआई कचरे पर बैठी दुनिया। यूट्यूब ने हाल में अपनी नीति में जो बड़ा बदलाव किया, उससे इस समझ की सबसे अहम भूमिका दिख रही है कि मानवीय योगदान वाली मौलिकता को बेकीमती और
बेशकीमती हैं और एआई से जुड़े कुछ पैदा हो रहा वह ज़्यादा कचरा है। एआई कचरा फिलहाल दुनिया सबसे अधिक ज़्यादा पैदा कर रही है। यूट्यूब की नई नीतियों के हिसाब से इन एआई जंक के घटिया क्वालिटी वाले बड़े पैमाने पर उत्पादित या दोहराव दर्शाने वाले ऐसे कंटेंट शामिल हैं जिन्हें जनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल से बनाया जाता है और इनमें अक्सर न्यूनतम मानवीय मौलिकता का योगदान होता है। यह कचरा कई शक्लों में है, जैसे नकली आवाज़, वीडियो, इमेज आदि। इसमें एआई से उत्पादित किलबॉट या दर्शकों को आकर्षित करने वाले झूठे दावे वाली सामग्री, डीप फेक या दोहराव दर्शाने वाली स्लाइडलों को भी शामिल है। यूट्यूब को समझ में आ गया है कि उसका स्पेस घेरने वाले ऐसी कंटेंट में ना तो कोई मनोरंजक है, ना ही जानकारी या शिक्षा देने वाली कोई चीज़। इससे दर्शकों का भी कोई भला नहीं हो रहा है। इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की वृद्धि रुकने लगी, चूँकि यूट्यूब की नज़र में यह एआई उत्पादित सामग्री उसके दर्शकों को गुमराह कर रही है और वास्तविक प्रमाणित कंटेंट क्रिएटर का उनके प्लेटफॉर्म से भरोसा कम कर रही है। लिहाजा इसी सामग्री पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है। महज 3 साल में ही यूट्यूब को इसका एहसास हो गया कि नकली बुद्धि एआई असली शक्ल मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकती। यूट्यूब के नीतिगत आवाज़ बदलने में अब रचनाओं की उम्मीद की जा रही है कि ये बातें उनकी वीडियो में वास्तविक दिखने वाली जो सामग्री है वही, यह बदलती हुई या कृत्रिम सामग्री तो नहीं। यूट्यूब ने स्पष्ट किया कि इसे उजागर नहीं करने पर सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाने की कार्रवाई हो सकती है या फिर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से निलंबन या अन्य प्रतिबंध दंडात्मक स्वरूप लगाए जा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण कमाई का संकट। आखिर यूट्यूब को यह बदलाव करने की क्यों सूझी? कारोबार का समझ रखने वाले आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई कचरे की उपयोगिता यूट्यूब पर कमाई पर असर डाल रही होगी। यूट्यूब ने अपनी पार्टनरशिप पॉलिसी को अपडेट करते हुए सूचना दी कि उसके अनुसार ये परिवर्तन मुख्यतः एआई उत्पादित सामग्री को बाढ़ आने को देखते हुए, जिसके असल में इस मंच पर घटिया या भ्रामक सामग्री को जमावड़ा का खतरा बहुत बढ़ गया है। यूट्यूब के ऐसी चिंता उनके विज्ञापनदाताओं और दर्शकों ने पहुंचाई। गलत या भ्रामक सूचना ब्रांड सुरक्षा के खतरे में डाल रही है, कुछ और नहीं तो ऐसी सामग्रियों में मूल कंटेंट के पिछड़ जाने या कमज़ोर पड़ जाने की चुनौती वास्तविक हो गई है। यूट्यूब चलाने वालों और स्थापित चैनल रखने वाले यूट्यूब को कई कंटेंट क्रिएटर इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनके चेहरे और आवाज़ की नकल एआई से करते हुए दर्जनों फर्जी चैनल बन गए हैं। ये नकली एआई चैनल कई बार असली चैनल से भी आगे निकल जाते हैं, जिससे मूल क्रिएटर की कमाई ही नहीं घटती बल्कि इसके जरिए दर्शकों तक पहुंचाई जा रही गलत, फर्जी और कई मौके पर आपत्तिजनक सामग्री मूल रचनाकार की मानकर वायरल हो जाती है। सवाल विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा का। यूं ही पॉलिसी अपडेट का एक उद्देश्य यूट्यूब से यह बताता है कि प्रामाणिकता को प्राथमिकता देकर वह रचनाकार समुदाय के हितों की रक्षा कर रहा है। यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि विज्ञापनों में होने वाली कमाई उन रचनाकारों तक जाए तो अपने कंटेंट के जरिए मौलिकता और वास्तविकता मूल्य प्रदान करते हैं। लेकिन इससे बड़ी मकसद खुद यूट्यूब के लिए अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बचाए रखना है। नाक बचाने पर सवाल खुद एआई टूल्स के सामने भी पूरी ताकत से मौजूद हैं। मिसाल स्पेस एक्स और टेस्ला के अरबपति मालिक कारोबार एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स और उससे जुड़ी एआई चैटबॉट ग्रोक का है, जिसका भयानक व्यवहार के लिए मस्क ने हाल ही में माफ़ी मांगी। ग्रोक ने यहूदियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए एडोल्फ हिटलर की तारीफ की थी। बहरहाल, जिस तरह से हर दूसरे दिन कोई नया एआई टूल आ जा रहा है, उससे विश्व को उनके सतर्क इस्तेमाल की समझ विकसित करनी होगी। यह समझना होगा कि एक सहयोगी टूल के रूप में एआई का विवेकपूर्ण इस्तेमाल हमारा काम थोड़ा आसान कर सकता है, लेकिन मौलिकता को तिलांजलि देते हुए कंटेंट, संगीत, वीडियो बनाने से लेकर प्रत्येक काम पर छोड़ना आत्मघाती होगा। जो समझ यूट्यूब को आई, उम्मीद है कि यह समझ कर हर शख्स को आएगी। आज की तारीख में हर काम एआई से करना अक्लमंदी लग रहा है। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी अधिकार की जननी है। इसी के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे की जनमत तैयार होता है। संविधान एक मार्ग है जिसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण दिया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार है व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद
19 में उल्लेखित किया गया वही अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है। हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 और 21 के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होती तो अनुच्छेद 21 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। टिप्पणी इस बात को दर्शाता कि व्यक्ति से पहले जीवन का अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित वही सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो प्रत्येक नागरिक व्यक्ति और विदेशियों को प्राप्त है। इसे जीवन से जुड़े अनेक अधिकार शामिल हैं। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जीवन का अधिकार न केवल एक मूल अधिकार है बल्कि यह संविधान का मूल ढांचा भी है। इसे ना तो छीन सकते और ना ही रोका जा सकता। हालांकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो सकता है जिससे न केवल नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं बल्कि यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी संकट में डाल सकता है। यही कारण है सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी प्रकार का अनियंत्रित टिप्पणी पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने ऑनलाइन सामग्री को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी तंत्र को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता और अधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि लोग अक्सर ही बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और इस पर नियंत्रण आवश्यक है। सुनवाई के दौरान एक कार्टूनिस्ट को चेतावनी दी यदि उसने ऐसी कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया तो संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर देश का माहौल गरमाया है जिसके परिणाम स्वरूप देशद्रोह के मामले में वृद्धि हुई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी अधिकारों की जननी है। इसी के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर जनमत तैयार होता है। हालांकि सरकार के मन में यह भावना रहती है कि उनकी आलोचना ना हो लेकिन लोकतंत्र में यह संभव नहीं। अभिव्यक्ति और स्वतंत्र लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जबकि जीवन का अधिकार अस्तित्व का ताना बाना है। यह एक मंच आती है आँच आए तो दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विभिन्न आंदोलन छात्र बुद्धिजीवियों किसान मजदूरों लेखक कवियों राजनीतिज्ञों और एक्टिविस्टों पर अभिव्यक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगते हैं जिससे जीवन का अधिकार भी संकट में पड़ता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2014 में से 18 के बीच 233 से 2018 में 2022 के बीच 701 देशद्रोह के मामले दर्ज किए। हालांकि इन मामले में दोषसिद्धि होने लोगों की संख्या बहुत कम है। देश के पारंपरिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर न्यू मीडिया के माध्यम से व्यक्ति न केवल मुखर हुई बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वैश्विक स्वरूप भी ले चुकी है। इंटरनेट मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां सच्चाई और झूठा दोनों की अभिव्यक्ति होती है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख देखा जा सकता है। व्यक्ति की सर्वोच्चता स्वतंत्रता संविधान की धरोहर है और जीवन के अधिकार से इसका गहरा संबंध है। ऐसे में सभी के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विचार व्यक्ति की मर्यादाओं के अनुरूप हो। हालांकि इसकी रोकथाम भी संविधान के अनुच्छेद 19(2) की गई एक मूल अधिकार है और इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते समय जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति सचेत रहना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कागज के हित में किया जाना चाहिए समाज के हित में किया जाए ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। डॉक्टर सुशील कुमार निदेशक YS रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। धरती पर संसाधन की कमी की चेतावनी। वैश्विक स्तर पर मानवता इस समय पृथ्वी की जैविक क्षमता का लगभग 1.8 गुना उपयोग कर रही है। इसी साल अर्थ ओवरशूट डे 24 जुलाई को पड़ रहा है जबकि 2024 में यह अगस्त को था। इसका अर्थ है कि हम केवल एक वर्ष में 7 दिन और पीछे खिसक चुके हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि संसाधनों की खपत की गति कितनी तेज से बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर मानवता की इस समय पृथ्वी की जैविक क्षमता का लगभग 1.8 गुना उपयोग कर रहा है। विकसित देशों में यह आंकड़ा और भी चिंताजनक। उदाहरण के लिए यदि सभी देश अमेरिका जैसी जीवन शैली अपनाते तो 4 में से अधिक पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी। साल 1971 में जब पहली बार ओवरशूट डे मनाया गया था तो यह दिसंबर में आता था। उस समय मानव उपभोग लगभग पृथ्वी की पुनर्जनन क्षमता के बराबर था लेकिन इसके बाद यह तिथि हर दशक में धीरे धीरे पहले चले आती गई। वर्ष 2000 में यह
यह डेट सितंबर में आया 2010 में, अगस्त में, अब ये जुलाई के अंत में पहुंच गया। इसका खमियाजा हमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और आपदाओं के रूप में चुकाना पड़ रहा है। दुनिया भर में हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि काटी जा रही है। समुद्र में लगभग 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पहुंच रहा है। विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं को लगभग 70% हिस्सा अब भी जीवाश्म ईंधन से पूरा किया जा रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सबसे बड़े स्रोत हैं। इससे वैश्विक तापमान में औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है, जो मौसम चक्रों को अस्थिर कर रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ संसाधनों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के यह वैश्विक जनसंख्या के 2050 तक 9.7 अरब तक पहुँच रही है। उपभोक्ता की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहा तो मानवता के 3 पृथ्वी के बराबर संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह संकट केवल पर्यावरण नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। संसाधनों की कमी, जल संकट, कृषि उत्पादकता में गिरावट जैसी स्थितियां सामाजिक असमता को गहरा कर रही हैं। इसी स्थिति को सुधारने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। हमें ऊर्जा और जल की बचत, प्लास्टिक के उपयोग में कटौती, पौधा पर आधारित भोजन को अपनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने जैसे उपाय अपनाने होंगे। उद्योगों को टिकाऊ निर्माण पद्धति अपनाने होंगे और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण तेज करना होगा। सरकारों को स्पष्ट नीतियां बनाकर लागू करनी होगी जो संसाधनों के संरक्षण, हरित तकनीकों का उपयोग और टिकाऊ शहरी विकास को प्रोत्साहित करे। लोगों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करना और उनको भोग की संस्कृति को संयम में बदलना समय की मांग है। देवेंद्र राज सुथार, लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार। सियासी धड़कन बढ़ाने वाले इस्तीफा। आहत होने का कोई तय पैमाना तो नहीं, पर जगदीप धनखड़ की छवि आवेश में फैसला लेने वाले नेता नहीं रहे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने में भी ज़्यादा आश्चर्यजनक उनका इस्तीफा है। ये दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद न यूं ही किसी को मिल जाते तो वह ऐसे ही छोड़ देते हैं। जनता दल के राजनीति शुरू कर कांग्रेस के रास्ते भाजपा में आए धनखड़ का पहले राज्यपाल फिर उपराष्ट्रपति बनना चौंकाने वाला रहा। उन्होंने मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा के कारण स्वास्थ्य की प्राथमिकता देना बताया, लेकिन इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से इस्तीफे की बातें लोगों को गले नहीं उतर रही हैं। उसका कारण नेताओं का पद मोह भी है। पद तो दूर, स्वच्छता से राजनीति छोड़ने वाले नेता देश में ज़्यादा नहीं है। वैसे भी मार्च में एंजियोप्लास्टी के बाद भी धड़कन की मुखरता में कोई कमी नहीं है। चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी बरामदी के मामला हो या राज्य सरकारों के विधेयक की राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय अवधि के निर्धारण, हर मुद्दे पर वे खुलकर बोले। संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जुड़े गए समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग तथा एक देश एक चुनाव जैसे राजनीतिक मुद्दों पर भी वे मौन नहीं रहे। धनखड़ के ऐसे बयान के विपक्षी दलों ने सरकार और भाजपा के एजेंडे को जोड़कर देखा और दिखाया। धनखड़ सबसे मुखर और शायद विवादास्पद उपराष्ट्रपति रहे। बीच कार्यकाल में संसद सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति, 7 ऐसे राज्यसभा सभापति भी होंगे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई। पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोप लगते उनके विरुद्ध पिछले साल दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में लगा विपक्ष अब उनका गुणगान करते हुए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति का अवसरवादी चरित्र है। जैसे मुखर व्यक्ति के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सच पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और खुद जगदीप धनखड़ के अलावा शायद ही कोई नहीं जानता कि विपक्षी खेमे तो 2 परस्पर विरोधी कहानियों को हवा दे रही है। पहली, बिहार की साधने वाली एक तीर से 2 निशाने और नीतीश कुमार का अगला उपराष्ट्रपति बना। बिहारी अस्मिता के नाम पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बिहार का पहला भाजपाई मुख्यमंत्री बनाने की मांग प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा से सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के व्यवहार से आहत होकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया। यह भी कहा जा सकता है कि सोमवार दोपहर पर खुद कार्य मंत्रणा समिति की दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू ने न आने से धनखड़ खपा हुआ। उपराष्ट्रपति होने के नाते वो राज्यसभा के सभापति भी थे और सदन के संरक्षक भी। सदन की कार्यवाही में क्या दर्ज होगा और क्या नहीं, यह तय करना ही उन्हीं का विशेषाधिकार। इनके आसन पर आसीन होते हुए नड्डा ने जिस अंदाज में विपक्ष को चेताया, उससे शायद धनखड़ ने खुद को
आहत महसूस किया। नड्डा ने कहा कि उनका बोलना रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और एक कहानी धनखड़ द्वारा जस्टिस वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नोटिस को सरकार से चर्चा किए बिना ही मंजूरी की भी चल रही है। वैसे भी संवेदनाओं के आहत होने का कोई नियत पैमाना नहीं, पर धनखड़ की छवि आवेश में फैसला लेने वाली नेता नहीं रहे, वरना संसद और कांग्रेस के विधायक रहने के बावजूद भाजपा में आकर उपराष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच पाते। ये धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वाकई कोई सुनियोजित रणनीति है। भाजपा की राजनीतिक शैली से देखें तो वो अनायास ही कुछ नहीं होता। भाजपा अन्य दलों से आए नेताओं को आसानी से महत्वपूर्ण पद नहीं देती। इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा, सत्यपाल मलिक और धनखड़ श्री कम ही अपवाद हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा की प्रसार भूमिका पुस्तकालय पूर्व कांग्रेसी हेमंत अब असम के मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराव लगातार सुर्खियों में रहा। उपराष्ट्रपति बनने पर विपक्षी दल से जोड़कर देखने पर सत्यपाल मलिक ने भाजपा के साख को जितना नुकसान पहुंचाया उतना ही विरोधी भी नहीं पहुंचा सके। 2 साल पहले जब धनखड़ उपराष्ट्रपति तब कहा गया कि भाजपा नाराज किसानों को, खासकर जाट समुदाय को समाधान चाहती है। वह चुनते ही जितना सदा उतना विश्लेषण भाजपा ने अवश्य किया होगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि धनखड़ की नई भूमिका क्या होगी और क्या उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें जताई जा रही है। यदि उपराष्ट्रपति पद के जरिए चुनावी बिसात बिछानी होगी तो भाजपा दक्षिण भारत के अपने किसी नेता को ताजपोशी चाहेगी, तो वह उसकी सत्ता की एकमात्र दूर कर्नाटक में ढह चुके भाजपा के राजनीतिक रणनीति और प्रबंधन के अतीत के अनुभव को समझने की कोशिश करें तो निकट भविष्य में कई बड़े परिवर्तन होने वाला। भाजपा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अरसे से इंतजार आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। गठबंधन से लेकर मंत्रिमंडल और सत्ता प्रश्न में बड़े बदलाव को देखने को मिले। इच्छा शक्ति वह आंतरिक ऊर्जा जो मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत रहने से मार्ग में आने वाली मुश्किलों और बाधाओं को जूझने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव बनाने के लिए क्षमता रखती है। यथाशक्ति के बिना प्रत्येक प्रयास अर्थहीन होती। इच्छा शक्ति के इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि अपनी इच्छाओं को शक्ति के रूप में परिणत करना, मन में उठने वाले किसी भी विचार को क्रियान्वित करने के धरातल पर सफलता पर उतारने, उसे पूर्ण लक्ष्य के रूप में परिवर्तित कर देने की सामाजिक और नैतिक क्षमता भी इच्छा शक्ति कह सकते हैं। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है वह भी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सफल होता है। इच्छा शक्ति आत्मनियंत्रण की कुंजी होती है। इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास नितांत गहरा संबंध। सच कहें तो दोनों एक दूसरे पर पूरक। इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी आत्मविश्वास उतनी दृढ़ होगा। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने पास एक स्पष्ट लक्ष्य होनी चाहिए। लक्ष्य विहीन की स्थिति में हम इच्छा शक्ति की कदापि जागृत नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच और कठोर परिश्रम का अभाव, अनुशासित जीवन शैली और ध्यान और साधना प्रति प्रक्रियाओं को अपनी दिनचर्या को शामिल करना हमारी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। इच्छा शक्ति के अभाव में आलस, असफलता, प्रमाद, निराशा जैसे भाव हमारे मन में घेर लेता है। इच्छा शक्ति जीवन की वह दूरी है जिस पर चरित्र निर्माण टिकी होती है। वह शक्ति है जिस साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना सकती है। इच्छा शक्ति से संपन्न व्यक्ति स्वयं को, अपने भविष्य एवं यहाँ तक कि समाज और राष्ट्र के बीच रूपांतरित करने को सामर्थ्य रखता है। प्रेरणावस्थी।